बातचीत नहीं यहाँ बोर्ड पर देखिए क्या पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशन, अरे इसको रखो अभी तो अंदर बाद में पूछने दो। तो अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो सबको पता है कि ये कहानी न्यूटन के सेब गिरने से थी, ये सब नीचे ही क्यों गिरा है कि नहीं। ग्रेविटेशन जो फोर्स है, वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेज है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। कितने? चार में से एक। पहला क्या था? ग्रेविटेशनल। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तीसरा क्या था? न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। यही चार फोर्सेज होते हैं। मास मास इंटरेक्शन। दूसरा क्या होता है? चार्ज चार्ज इंटरेक्शन। चार्ज चार्ज इंटरेक्शन को कौन सा फोर्स बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये सुनो। और मास मास इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो नेचर में जो भी, जैसे आप प्लैनेट्स है ना, प्लैनेट्स के आगे सैटेलाइट रोटेट करता है, क्या सुनो, या अपनी प्लैनेट जो है सन के आगे मूव करती है, सबका रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स होता है अगर मासेस कम हो। जैसे मैं बोलूं कि भास्कर क्या कर रहे हो तुम? जैसे मैं बोलूं कि ये दो है पुरंजय और क्या नाम है तुम्हारा? शिवांग। पुरंजय और शिवांग के बीच में मैं बोलूं ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ, क्योंकि मासेस कम है। जब फोर्स लगाओगे तो लगभग नेग्लिजिबल आएगा, है ना। अगर खतरनाक फोर्स होती तो चिपक जाते दोनों, यस और नो। लेकिन अगर मैं मास बढ़ा दूं, जैसे प्लैनेट्स की बात करूं, सैटेलाइट की बात करूं, उनके मास काफी ज्यादा होता है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है और ऑब्जर्वेबल होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो न्यूटन साहब ने क्या बोला, देखो आप, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने ये चैप्टर ढंग से पढ़ लिया तो आपको जो 12th क्लास का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो काफी इजी लगेगा, ठीक है। आप इसको लिखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं? हर जगह वैलिड है ना, हर जगह वैलिड है। ये क्या कहता है कि मान लो दो पॉइंट वहां से जो है m1, दूसरा क्या है, और इनके बीच में डिस्टेंस r, ठीक है। इनके बीच में एट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे। जैसे मैं बोलूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यहाँ पे क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। एंड इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी मास जितना नजदीक में होगा, r जितना छोटा होगा उतना ही फोर्स क्या होगा? बड़ा। और r जितना दूर होगा उतना ही फोर्स क्या होगा? कम। तो कैसे होगा? एंड मैं बोलूं ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो किसके प्रोपोर्शनल है होगा? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। और किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यस और नो? अच्छा, दूसरी बात, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। किसमें होता है? अट्रैक्टिव। इसलिए हम माइनस साइन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? माइनस साइन। तो अगर मैं फोर्स लिखूं ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, तो ये जगह माइनस जी m1 m2 बाई क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। ये जो g है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g क्या है? g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है आपकी 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन। हाँ, तो ये फोर्सेज लगते हैं और जी काफी स्मॉल है, आप देख पा रहे हो। अभी लिखो, फिर मैं सवाल देता हूँ। लिख लो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अच्छा, ये हमने तो जरूर लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हाँ, ठीक है। तो जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 into
10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब लिखो इस लॉ के बारे में, देखो कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to universal law of gravitation, the force of attraction between 2 point masses, force of attraction between 2 point masses is directly proportional to product of their masses, and inversely proportional to square of the distance between them, and inversely proportional to the square of the distance between them। डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट मास है, तो इनवर्सली किसके है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा और जो F21 का मैग्नीट्यूड होगा, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, यानी ये इसमें जितना फोर्स लगा रहा होगा उतना ही ये इसमें फोर्स लगा रहा होगा। लिख लो इस चीज को, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 and F21, magnitude of F12 and F21 will be same, magnitude of F12 और क्या बोला F21 will be same, but direction will be opposite, but direction will be opposite, but direction will be what? Opposite, but direction will be opposite। तो ऐसा फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट, इसे कौन सा फोर्स बोलते हैं? एक्शन डायरेक्शन पे क्या बोलते हैं? याद है न्यूटन थर्ड लॉ? अगर हम किसी पे अगर एक फोर्स लगाते हैं, दूसरा बॉडी पे क्या फोर्स लगाते हैं? सेम है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या सेम, डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। लिख लो, सो दे फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, so they form action reaction pair, they form action reaction pair। इसलिए क्या बना रहे होते बताओ? एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। और फिर नेक्स्ट, तो एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या है? अगर हम इन दोनों बॉडी को एज अ सिस्टम मान लें, क्या मान लें? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? 0। और किसी एक बॉडी को सिस्टम माने तो ये जो फोर्स है वो कैसे बिहेव करेगा? एक्सटर्नल फोर्स की तरह। तो नेक्स्ट लिख लो, if we consider these two bodies as a system, if we consider these two bodies as a system, then net external force will be 0, net external force क्या हो जाएगा? will be 0। But if we consider only one body as a system, and it will act as external force, then it will act as कैसा act करेगा? External force, then it will act as external force, and it will act as external force। करेक्ट? समझ में आया मेरी बात? कोई दिक्कत किसी को? ये वाली बात हो गई। अब अपन आगे देखते हैं। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कौन से नेचर का होता है? अट्रैक्टिव। कैसे नेचर होता है? अट्रैक्टिव। So it is always attractive in nature, it is always attractive in nature, हमेशा क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, it is always attractive in nature। ठीक है, छोटे मास में इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस ज्यादा कब होता है? बड़े मास। क्लियर है? ठीक, लिखिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो कि इसको किसी मीडियम में रखो, दोनों मास को आप एयर में रखो, चाहे वाटर में रखो, चाहे किसी लिक्विड में रखो, इसके फोर्स में कोई फर्क
यानी gravitational interaction between two mass does not depend on the medium in which it is kept. लिख लो इसको, gravitational interaction between two masses does not depend on the medium in which they are kept. Does not depend on the medium in which they are kept. Does not depend on the medium on which they are kept. तो मीडियम डिपेंड नहीं करते जहां पर कुछ किया गया है रखा गया है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? यस और नो? ये बात हो। अब एक क्वेश्चन लिखो कि फाइंड आउट gravitational force, find out magnitude of gravitational force between Puranjay and Shivang. Find out the magnitude of gravitational force between Puranjay and what? Shivang. If their masses are 60 kg and 70 kg respectively. 60 kg and 70 kg and 70 kg respectively, and if the separation between them is 1 meter. If the separation between them क्या है बेटा? 1 meter. Now proceed. At 280.14 into 10 to the power minus 1. Okay. The 280 minus 1. 280. F47 into 6.600. 42. Sorry, 10 to the power minus 1. Minus 10. Minus 10. So 2.80 into 10 raised to power minus 7. हाँ तो ये क्या नेगेटिव में आ रहा है 10 की पावर माइनस यानी बहुत ही स्मॉल फोर्स, इसलिए इनके बीच में कोई भी नेग्लिजिबल फोर्स लग रहा है ना। कैसा फोर्स लग रहा है? नेग्लिजिबल, इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। हाँ कि नहीं? लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि इसमें लिखो अगला सवाल कि फाइंड आउट द ग्रेविटेशनल फोर्स between two celestial bodies of masses 4 into 10 to the power 24 kg, 4 into 10 to the power 24 kg, and between two celestial masses. एक का mass है 4 into 10 to the power 24 kg and other one has mass 3 into 10 to the power 22 kg. 3 into 10 to the power 22 kg. And the distance between them is 100 kilometer. And the distance between them is 100 kilometer. Now proceed. And the distance between them is 100 kilometer. Sir, 8.04 into 10. 8.04 into 10 raised to power 30. 10 raised to power 29. 29. Yes, sir. ये काफी ज्यादा फोर्स है। 9.04. 27 over. 27. 27. 27. 29.
29 है, 27 है, 30 है सर। कितना है? सर 8.04 into 10 raised to power 30. 8.04 into 33. जैसे 27 33 आएगा क्या? 21 26 minus 21 कितना था पहले का मास कितना था बताओ? बात नहीं, पहले का मास कितना था? 8 into 10 to the sir 4 into 10 is about 24. 4 into 10 to the power 24. 24 और दूसरे का मास कितना था? 3 into 10 is about 24. 3 into 10 to the power 24. 24 इनके बीच में कितने का सेपरेशन है? बोल रहे हो कितने का सेपरेशन है? 100 kilometers. 100 किलोमीटर। अगर मैं फोर्स निकालूं, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालूं 1 और 2 तो माइनस जी कितना आ जाएगा? 6.67 into 10 to the power -11 यही था ना? Yes sir. और एक का मास आपका 4 into क्या है 3 into 10 की पावर ये 22 होता है। 24. एक पर 24 सर एक 22 एक 24 था। हाँ, एक का 22 है 3 into 10 20 भी 46 हो जाएगा 10 की पावर 46 और नीचे कितना किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। तो 100 That is minus 29. into क्या 1000 Yes इसका क्या स्क्वायर? हाँ तो 3 2 5 5 6 पर 10 हो जाएगा। 10 ये पूरा पूरा आपका ये कट जाएगा 36 हो जाएगा हाँ और 36 में 11 कटा दो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा ये 10 to the power 36 5 25 some fraction into 25 ये याद रहे yes कि 10 की पावर 25 एक ह्यूज फोर्स है 29 बोल रहा 10 की बात मत करो इससे पहले देखो दो मास के बीच में कितना फोर्स लग रहा था 10 की पावर कितने ऑर्डर में था 10 is to minus 10 -10 क्या काफी नेग्लिजिबल है yes sir और 10 की पावर 25 क्या सिग्निफिकेंट फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा कहां पे सिग्निफिकेंट होगा celestial bodies सेलेस्टियल बॉडी जब मासेस क्या हो ज्यादा ठीक है तो जब भी आप रॉकेट लॉन्च करते हो है ना या कोई भी चीज सैटेलाइट भेजते हो कुछ भी करते हो इसमें कौन सा फोर्स मतलब पिक्चर में आता है gravitational force याद रखेगा ये चीज yes Yes, sir sir. ये अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बातचीत नहीं देखते हैं अगला क्वेश्चन कितने लोग सही बताते हैं दो मास है 2 kg दूसरा मास है 4 kg इनके बीच में जो सेपरेशन है ये मान लो 2 मीटर कितना मीटर है 2 मीटर इनको रिलीज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इसको release करो रिलीज कर दिया ये तो हवा में रिलीज कर दिया ये सुनो yes sir आफ्टर सम टाइम हमें ये पता लगा कि इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो गई कितनी हुई है तो इसकी स्पीड कितनी हुई है बतानी इसकी 2 मीटर पर सेकंड हो गई तो इसकी स्पीड कितनी होगी ये बतानी ठीक है ट्राई टू सॉल्व दो मास है रिलीज किया तो क्या होगा नीचे नहीं है ऐसे सेलेस्टियल बॉडी की बात कर रहे हैं तो दो सेलेस्टियल बॉडी है वो रिलीज किया तो क्या होगा आपस में अट्रैक्ट होके तो आफ्टर सम टाइम इसकी स्पीड क्या नजर आई 2 मीटर पर सेकंड तो इसकी स्पीड कितनी हुई ये बता दीजिए ठीक है चलो हम बच्चे इनके बीच में केवल आपस का लिख लो ओनली कंसीडर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन दिस टू मासेस ओनली कंसीडर gravitational interaction between these two mass only consider gravitational interaction between these two mass now proceed एक टाइम now done एक टाइम हाँ जब ये 2 मीटर इसकी कितनी होगी डेफिनेटली जो सोच बात है सही आंसर बताता है
सर 1 होगी 1 हो गई, लेट मी चेक। और कोई? कैसे जाती है तरह का इसका लॉजिक क्या है? सही है सही है अरे यार किसी ने मैं सुन रहा हूँ तेरी बात सर 2 होगी। कितनी होगी? वाह 2 2 आएगी, कैसे पता चला? एक सेकंड क्योंकि वो सॉल्व कर लिया पहले, फोर्स और टाइम कैलकुलेट कर लिया सर पहले, किस टाइम बाद इसकी ये स्पीड होगी सर, उसमें भी टाइम की इक्वेशन अप्लाई कर दी। टाइम कैसे आया? ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में सेम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही ओनली फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। बात नहीं, अरे टाइम कैसे आया? सर F इज इक्वल टू एम ए से। बेटा वहां पे फोर्स वेरिएबल होगा ना, फोर्स कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा? वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा ना, हर एक जगह पे चेंज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है ना, फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो जैसे जैसे आर चेंज होगा फोर्स भी वेरी करेगा ना, आर स्क्वायर है। अरे हाँ है ना, सही है यस सर। तो ध्यान से सोचो। गलत है टाइम क्यों निकाल दिया रीजन ऐसे कुछ नहीं आता तू तो नहीं तू तो रहते यहाँ पर आज से पूरा आपसे नहीं हो पाएगा चलो बताओ और कुछ। हाँ बस तो इसका फंक्शन करो जैसे भी आसान है। रोटेशन भी खत्म हो गया, इतना सारे चक्कर पढ़ लियो मैकेनिक्स में, अब तो आनी चाहिए। तो भाई स्पेस आगे बढ़ते हैं स्पेस में वही उखाड़ा क्या आएगा? सॉल्व करना है, बात नहीं करना है ना, आगे बैठ जाना है, बस सोचना ही नहीं सवाल को। सर बनाएगा हम्म, सर 1 मीटर पर सेकंड आ रही है कैसे आ रही है 1 मीटर पर सेकंड? सर, क्योंकि पता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों बॉडीज में नेग्लिजिबल होगा सर, इसका मतलब सर मतलब बहुत ज्यादा कम होगा। फोर्स ही नेग्लिजिबल होगा तो फिर वेलोसिटी कहां से आ जाएगी? फोर्स ही नेग्लिजिबल ले लेगा तो वेलोसिटी कहां से आएगी? बिल्कुल गलत। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो, पढ़ो, अभी लिखवाया है उसमें से इसका क्लू मिलेगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिखवाया है, उसको ध्यान से पढ़िए, वहां पे क्लू मिलेगा। ऐसे करेंगे क्या कैसे आएगा अरे एक ही बात है फीलिंग्स में समझा तो मीडियम कैसे आया किसी का? बनी आ रहा क्या देखो 1 नहीं आया, यहाँ देखो 1 आया, चाहे कुछ भी है, लॉजिक क्या है ये पूछ रहा हूँ। हाँ, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, मैंने बताया अभी। जब भी दो मासेस के बीच में जो फोर्सेस लग रहे होंगे, क्या वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल और बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। और मैं दोनों को सिस्टम मान लो तो नेट फोर्स क्या है? जीरो। नेट फोर्स 0 होता है तो क्या कंजर्व करते हैं? मोमेंटम। स्टार्टिंग मोमेंटम रहा क्या होगा? फाइनल मोमेंटम 1 होगा। स्टार्टिंग मोमेंटम क्या है? 0 है। फाइनल मोमेंटम क्या है? ये मास 2 kg का 2 स्पीड है, और उसका नेगेटिव में मास माइनस क्या है? उसका मास 4 इनटू क्या? v।
है ना? तो 4v बराबर 4, तो v कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। सही रीजन समझ में आया? आंसर लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्यों आ रहा है समझ में? इक्वेशन से मेरे को कौन सी इक्वेशन से? मतलब सेम टाइम की बात करते हैं। हाँ, तब तक तो फोर्स वेरिएबल होगा, फोर्स वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, उससे कुछ समझ नहीं आ रहा। और एक जगह पे आर चेंज हो रहा होगा, दैट विल बी बिट डिफिकल्ट। तो यहाँ पे अगर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन का याद है तो ऐसे सवाल होगा और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं साहब। लिख लो फिर मैं अगला सवाल देता हूँ। अगला सवाल देखिए, यहाँ देखिए, अगर मैं एक स्क्वायर फ्रेम बनाऊं ऐसा, ये मान लो आपका 2 kg, ये मान लो 4 kg, ये मान लो 1 kg और ये मान लो 3 kg, ठीक है? जैसा ना, तो आपको क्या बताना है कि जो सेंटर पे एक मास है 2 kg का, कितने kg का? 2 kg। जैसा ना, फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन दिस 2 kg। ये डिस्टेंस मान लो 4 मीटर स्क्वायर, 4 मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द नेट फोर्स फॉर 2 kg। फाइंड आउट द नेट फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे? ऑन 2 kg एट द सेंटर, ठीक है? करिए ट्राई। सेंटर में ना वो सेंटर पे 2 kg का मास रखा हुआ है, उस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा ये बताएं। क्या करना था सर? इसका क्या करना था? टोटल फोर्सेस इस पे सेंटर पर। हाँ, 2 kg वाले मास पे कितना नेट फोर्स लग रहा है ये बतानी है। सही आ रहा है। अरे 2 मिनट में बताऊं नहीं रुक जा मैं बताऊंगा। भैया मैं क्या करता हूँ अबे प्लेन में कर देना, उससे क्या करता है? कॉम्प्लिकेट कर दिया उसने। अबे कर दिया अब क्या कर सकते हैं सेकंड में आ जाता। नहीं रुक जा आया किसी का? एक सेकंड बोला अविनेश। ये आ रहा है 3g/2 i cap minus g j cap। 5G/2 नेट मैग्नीट्यूड बताना। 5G/2 5/4G
हाँ 5G/2 है तेरा क्या कहता है भाई सर 5G/2 5G/2 निकाल दिया भाई चलो अब यार देखो बात नहीं अब सर देखो अरे 2 kg वाला इसमें तो खींच रहा होगा यस सर 1 kg इसमें तो खींच रहा होगा Yes, sir. और नेट क्या बन गया 1 kg बन गया यस सर वैसे ये 2 kg इसको इधर खींच रहा है क्या देखो गलत हो गया और 1 kg इधर खींच रहा है दो वेक्टर अपोजिट में लग रहे हैं यस सर और इक्वल डिस्टेंस पे है यस नेट में बोल सकता हूँ 1 kg इसको इधर खींच रहा हूँ हां सिमिलरली यहाँ देखो यहाँ 3 kg इसको इधर खींच रहा है 4 kg इसको इधर खींच रहा है नेट कितना बचा 1 यानी अगर मैं इस वाले पे देखूं दो फोर्स लग रहे हैं एक इधर और इसको मैं F बोल दूं इसके बीच में कितने एंगल होंगे 90 होगा नहीं होगा F जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा a स्क्वायर प्लस अरे बात b स्क्वायर कितना आएगा √2f Yes. आएगा नहीं आएगा अच्छा सॉरी दोनों का फोर्स का अच्छा दोनों एक ही आ रहा था ना 4 में से 1 और 2 माइनस सही है √2f तो आप यहाँ पे √2 लिखोगे और f की वैल्यू लिख सकते हैं -g m1 कितना था 1 दूसरा मास कितना था 2 अपन r स्क्वायर कितना आ जाएगा √2a/2 का होल स्क्वायर √1 कौन सा a2 और 1 इसे बन सकता है तो g m1 m2 अपन r कितना हो गया ये क्या होगा √2a 4√2 उसका आधा 2√2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर तो सिंपलीफाई कर लो विल गेट द आंसर क्या मिल जाएगा -2g into √2 upon 4 into 2 इसे 2 कैंसिल हो गया क्या बचेगा -√2g/4 ये आंसर है आया क्या सबको -√2g विल बी द आंसर किसी का मैच हुआ है मनन अवनीश यस सर हो गया का मैच हो गया था तुम्हारा नहीं हुआ सर तुम्हारा पीछे C mistake. उसको C नहीं सिंपल g m1 m2 by r स्क्वायर करना है एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हाँ last. एक और क्वेश्चन देख बात नहीं यहाँ क्वेश्चन लिख फिर 10-15 मिनट में डाउट बताऊंगा तो भी तुम्हारे डाउट ये देखो बात कितनी यहाँ बोर्ड पे देखो ये मान लो ये 1 kg ये भी क्या है आपका 1 kg ये भी क्या है 1 kg और ये भी क्या है 1 kg आपको इस वाले पे नेट फोर्स बतानी है ये डिस्टेंस मान लो 2m किसी भी एक पे बता दो इस वाले मास पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है ट्राई करो जल्दी से करो और डायरेक्शन भी बतानी है डायरेक्शन क्या बतानी पड़ेगी हाँ चलो आपस में डिस्कस नहीं करना है कितनी बार बोला है खुद से सॉल्व कर This is very easy question. Let me tell you about it. ट्राई टू सॉल्व Such a silly question. इसलिए नहीं कर रहे मतलब वो जो देखा बाहर जो देखा मेरा बनते करनी G upon G आ जाएगा G upon 8 G upon 8 नहीं आएगा तेरा क्या है G2 plus 1 upon 8 let me cook जीरो तो आएगा ही जीरो भाई जीरो कैसे आ जाएगा बीच में कैसे आ जाएगा डायरेक्शन बताइए तुम्हारा वो क्या आया बताओ सर मेरा तो आया उसका गलत सही होगा तुमसे क्या तुम अपना बताओ मेरा तो सर G upon 8 है गलत ही है इसका एक कॉन्फिडेंस लगी एग्जाम में जाओगे खुद सॉल्व करके बोलो गलत कर रहा हूं सर थोड़ा एक बार रीचेक कर रहा हूं मैं अपना क्या बता
चेक करें फिर। एक सेकंड सबका मार्क्स तो वैसे यार देखो इसमें एक फोर्स इधर लग रहा होगा, है ना, एक फोर्स इधर लग रहा होगा F, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा √2F, और ये जो फोर्स होगा ये भी क्या F होगा √2, ये इनके बीच में कितना फोर्स होगा निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ना, देखो ये F और ये F डैश में क्या रिलेशन होगा निकाल सकते हैं, इसकी वजह से कितना फोर्स है, इसकी वजह से दोनों का रिजल्टेंट √2F, और ये जो फोर्स लगा रहा हूँ इसी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, दोनों वेक्टर क्या पैरेलल है, तो F नेट जो होगा कितना होगा √2F प्लस क्या F डैश है ना, यस सर। अच्छा √2F की वैल्यू क्या होगी G m1 m2 by r² कितना है 4, यस और नो, और ये F डैश की वैल्यू क्या होगी G m1 m2 by √2a 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा G/4 कॉमन आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा